देखिए, लास्ट क्लास में पिच पढ़ा था, ठीक है, उसको रिवाइज करा दे रहे हैं। पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यानी अगर पिच जो है वो साउंड की किस पे डिपेंडेंट होती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी ना तो पिच भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और पिच जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, यानी पिच हाइयर, फ्रीक्वेंसी हाइयर तो पिच हाइयर, फ्रीक्वेंसी लोअर तो पिच भी लोअर हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जो औरतों की आवाज़ होती है, वो मीन्स वॉइस होता है, वो श्रील होता है, मधुर होती है, पता नहीं कैसे होता है। हाँ। नहीं, आपने देखा होगा, ठीक है, लेडीज का जो आवाज़ होता है वो स्वीट होता है, मधुर होता है। हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो होती है उनमें हाइयर होती है, ठीक है, ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं हम। और इसीलिए उनकी पिच की साउंड भी क्या होती है, हाई। अगर देखिए फ्रीक्वेंसी हाई है ना वेव का, तो पिच हाई होगी और इसकी वजह से साउंड पतली आएगी, मधुर आएगी, कोयल की आवाज़ है ना। उसके बाद है कोयल लड़के भी हो सकते हैं, हाँ, प्रकृति में कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, अ मेन्स वे वॉइस इज लाउडर एज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन देम इज लोअर। जो पुरुषों की आवाज़ होती है, मेंस की, लड़कों की आवाज़ होती है, वो थोड़ी लाउडर होती है, ठीक है, ड्रम की तरह। क्यों? क्योंकि उनमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होता है वो लो होता है और इस वजह से पिच ऑफ साउंड भी क्या है, लो है, ठीक है। अब इस चीज को आप समझेंगे कैसे, अगर पिच मैक्सिमम होगा यानी कि नंबर ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ भी मैक्सिमम बनेंगे, नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयर फैक्शन भी क्या होंगे, मैक्सिमम बनेंगे। उसी प्रकार से ये एक एग्जांपल है कि लोअर पिच साउंड ऐसा कुछ दिखेगा, नंबर ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ कम बनेंगे, लेकिन हायर पिच साउंड में बहुत सारे नंबर ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ बनेंगे फॉर सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। एक और डायग्राम बनाना चाहते थे बट टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप समझ जाएंगे। मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम रेयर फैक्शन होगा तो हायर पिच होगी, हायर फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयर फैक्शन होगा तो मिनिमम पिच होगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अगला आप देखिए, लाउडनेस, नेक्स्ट टॉपिक है लाउडनेस। तो लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड जो होती है साउंड की, ये क्या होती है, तो एम्पलीट्यूड मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे देखो, ये वाली जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है किसी क्रेस्ट और ट्रफ की, इस हॉरिजन से मान के चलो, तो इसी को एम्पलीट्यूड बोलते थे ना, एम्पलीट्यूड। तो इसी को बोला जा रहा है कि लाउडनेस डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। अब जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगी, यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है कि ग्रेटर द एम्पलीट्यूड, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगी साउंड वेव का, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ग्रेटर इज द एनर्जी, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे एम्पलीट्यूड कम होगी एनर्जी का प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाउडनेस को जो मेजर करते हैं इसका ऐसा यूनिट होता है डेसीबेल, याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, डेसीबेल। साउंड की जो लाउडनेस होती है उसको डेसीबेल में मेजर करते हैं, ठीक है, समझ आया। एक चीज और, जो लाउडनेस होती है इज अ मेजर ऑफ साउंड एनर्जी, ये साउंड एनर्जी का मेजर होता है रीचिंग ईयर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कानों में कितनी लाउडनेस आ रही, कितनी एक सेकेंड में कानों में साउंड एनर्जी आ रही है, उसी को लाउडनेस भी बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लिखेंगे और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वालिटी और टिम्बर, जिसको बोलते थे क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। क्वालिटी और टिम्बर का मतलब ही है कि ये जो साउंड होती है, क्वालिटी जो होती है या टिम्बर जो होती है साउंड की, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है, शेप ऑफ साउंड वेव। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये एक म्यूजिकल साउंड होती है और ये किस चीज़ में हेल्प करेगी, तो साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसीज सेम पिच लाउडनर,
यानी कि वैसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी जिनकी पिच और लाउडनेस सेम होती है उनको डिफरेंशिएट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, साउंड ऑफ सिंगल और सेम फ्रीक्वेंसी जो साउंड होती है, जो कि एक सिंगल या सेम फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है, इसको हम टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टोन, याद रखिएगा। और दूसरा, जो वाइल अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी कि वैसी साउंड जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी शामिल हो। सेम फ्रीक्वेंसी होगा तो टोन और डिफरेंट होगा तो नोट, याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉइज क्या होता है। नॉइज अनप्लीजेंट जो साउंड होती है, जो कानों को सुनने में अच्छा ना लगे, उसको नॉइज बोलते हैं। जैसे तुम्हारा साउंड नॉइज है। अगला है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको बोलते हैं? ये आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? वेव है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, इस क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। फॉर्मूला आपको पता है क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है? वेवलेंथ है ना, लेमडा। सॉरी, ये क्या लिख रहा है? हाँ, वेवलेंथ लेमडा। और टाइम क्या है? टी। ये हो गया वेलोसिटी। और चूंकि वेलोसिटी आपने पढ़ा हुआ है तो ऐसा यूनिट भी पढ़ा होगा, मीटर पर सेकेंड, या इसी को ms टू द पावर -1 लिखते हैं। वेलोसिटी होता है एम्पलीट्यूड बाय टाइम। यहाँ तक समझ आ गया? इसमें कोई डाउट है? नहीं। यहाँ पे आते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये जो 1/t होता है ना, 1/t, ये इक्वल होता है किसके? तो फ्रीक्वेंसी के। किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी के। यानी फ्रीक्वेंसी का जब फॉर्मूला पढ़ाया था आपको पहली क्लास में, तो उसमें बताया था कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1/टाइम के, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। तो यहाँ पे जो 1/t आप देख रहे हो, ये t बाई में यानी 1/t है। तो इस 1/t की प्लेस पे मैं क्या लिखने जा रहा हूं? ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। यानी कि यहाँ पे हम लिखने जाएंगे इस 1/t की जगह ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्मॉल v लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जहां 1/t था, यहाँ 1/t था, t को बाहर निकालेंगे 1/t आएगा। 1/t की जगह हम v लिखेंगे तो v मल्टीप्लाई में हो जाएगा लेमडा, यानी कि वेवलेंथ के साथ। तो हमारी फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा हमारा फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड इनटू फ्रीक्वेंसी। तो न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं ना आपसे, वो यहाँ से पूछे जाते हैं और यहाँ से पूछे जाते हैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स। तीसरा इस फॉर्मूला पे पूछ लेगा, टाइम दिया है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी से घुमा फिरा के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगला है सोनिक बूम। देखो ये सीधा सा लग रहा है कि डीजे जैसे बूम बूम करता है, वैसा ही कुछ होगा, है ना। तो अनप्लीजेंट साउंड, अभी अनप्लीजेंट मतलब जो कानों को सुनने में अच्छा ना लगे, है ना, जैसे आपकी साउंड है। तो वैसी साउंड जो कि हमारी ऑडिबल रेंज से बाहर हो। ऑडिबल रेंज से बाहर का मतलब हमारी कान में जितनी कैपेसिटी है ना सुनने की, उससे बाहर हो, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कितनी साउंड को हम कान में सुन पाएंगे? तो हम सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो साउंड होती है, इसी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को हम सुन पाएंगे। इसी 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। 3 जीरो कट जाएंगे, 20 बचेंगे, है ना। तो यानी कि ये साउंड की बात कर रहे हैं जो हमारे इस फ्रीक्वेंसी रेंज से बाहर हो, उस साउंड को बोलते हैं सोनिक बूम। अब ये किसकी साउंड होती है? तो ये होती है सुपर, ये देखो किस किस की साउंड होगी। एयरक्राफ्ट जो होते हैं, बुलेट्स, जो गोली निकल गई, बुलेट गाड़ी नहीं है, ये गोली वाला है। उसके बाद है रॉकेट, है ना, ठीक है, बुलेट्स नहीं होते गोली, उसको बुलेट बोलते हैं। हाँ, आवाज आएगा तो वो आवाज को ही बोल रहे हैं, वो साउंड को ही बोल रहे हैं कि ये साउंड जो है सुपरसोनिक साउंड बोलते हैं इनको। ठीक है, ये काफी हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा होती है। यहाँ देखिए सुपरसोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है? अबव 20,000 है। 20,000 देखिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सुनाई नहीं देगा। देखिए अगर आपके कानों के पास से कोई प्लेन गुजर भी जाएगा ना, फाइटर जेट, ठीक है, तो आपको सुनाई पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा। बट अगर आप ज़्यादा समय सुनेंगे तो ईयर ड्रम को खतरा है, वो फट जाएगा, उसमें होल हो जाएगा, उसकी लेयर पतली हो जाएगी, जिसकी वजह से हियरिंग इशू हो सकता है ना।
तो जनरली हम उसको अल्ट्रासोनिक या इस कैटेगरी की साउंड मानते हैं। हाँ ठीक है, अगला देखिए। तो इंफ्रासोनिक साउंड भी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगर इससे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक है या सुपरसोनिक है तो इससे कम वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज होती है। ठीक है, यहां तक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। ये वो फिनोमिनन है जैसे कि लाइट में आपने देखा होगा कि लाइट कहीं से आई, वहां से यहां आ रही है, ऐसे यहां पे टकराया और यहां से फिर इसी एंगल पे इधर रिफ्लेक्ट कर गया, यहां से आया और रिफ्लेक्ट कर गया। एक टेनिस बॉल को हम लेकर वहां फेंके तो उसी एंगल से वो वापस आता है। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कर्व, वो कर्व का नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है। मानकर चलो ऐसे कि यहां से कोई अगर साउंड आ रहा है ना ऐसे, तो ये इंसिडेंट साउंड कहलाएगा, इंसिडेंट साउंड वेव। यहां से आने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव कहलाएगा। और कहीं ना कहीं ये बीच में एक एंगल बनाएगा आई और आर का। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इसी फिनोमिनन की बात कर रहे हैं जिसमें साउंड जो होता है वो एक मीडियम में आता है, वहां से पढ़ने के बाद इस सरफेस से रिफ्लेक्ट कर जाता है उसी मीडियम में। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दो प्रॉपर्टी होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के, दो लॉज होते हैं, कानून होते हैं, रूल होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आया? उसके बाद आगे की टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक यहाँ पढ़ लीजिएगा अच्छे से।